हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी का सीरीज़ जो मैं लेके आया था, वो अभी कुछ दिनों से अब्सेंट चल रहा है उस सीरीज़ को लेके। और क्यों चल रहा है, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि इस पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ स्टूडेंट से मिला हूँ और मिलने के दौरान मैं उससे बातें किया हूँ। बातें करने के बाद मुझे पता चला है कि जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता। एडमिशन तो ले लेता है, किन हालातों में एडमिशन लेना पड़ता है और लेने के बाद फिर सीरियस क्यों नहीं रहते हैं। सभी चीज़ों का जवाब मैं खोजने के लिए लगा हुआ था, इसलिए जो क्लासेस जो है वो देरी से आ रही है आप लोगों के बीच। तो आज उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। और जैसा कि आप थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। और केवल आज की क्लास केवल और केवल बस इसलिए है कि आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं अपने चीज़ों को लेके, अपने सब्जेक्ट को लेके। अपने सब्जेक्ट को इतने हल्के में मत लें, क्योंकि अपना आपका सब्जेक्ट उतना हल्के में है नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, क्या आपके इस सब्जेक्ट को लेके क्या आपका करियर हो सकता है, उन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला है, थंबनेल देख के आपको पता चल गया कि आर्ट्स लिया है तो पढ़ाई का क्या, यही है। और क्या है 11वीं 12वीं आर्ट्स के स्टूडेंट का सोच, इन सभी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। पहला बात है, ये है कि बच्चे आर्ट्स क्यों लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि बच्चे आर्ट्स क्यों लेते हैं। तो आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि बच्चा आर्ट्स इसलिए लेता है कि उसको लगता है कि सबसे आसान सब्जेक्ट कोई है ना तो आर्ट्स है, उससे ज़्यादा आसान कोई नहीं है। पहला समझ यही है कि उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा आसान क्या है, आर्ट्स है, तो इसलिए हम क्या ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि वो मैथ और साइंस से काफ़ी डरा हुआ रहता है। किसी बच्चे का ऐसा है कि चलो आज मैथ हम मेरा ठीक नहीं है तो हम क्या करते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, इनकी वजह से वो आर्ट्स लेते हैं। तीसरा क्या है कि कम मार्क्स आने पर, अगर टेंथ में एग्जाम दिया, अगर मान लो कि 40 सेकेंड डिवीजन आया, क्या है सेकेंड डिवीजन, तो वो क्या चुनेगा, वो आर्ट्स चुनेगा। कहेगा अच्छा मेरा तो मैथ और साइंस ठीक ही नहीं, तो मैं उस फील्ड में जा ही नहीं सकता, इसके कारण वो आर्ट्स लेता है। चौथा कारण क्या है कि सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है, सरकारी नौकरी का सपना जिसका रहता है वो आर्ट्स लेता है। क्या ये सच बात है कि नहीं है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और पांचवा जो है, परिवार और दोस्त का असर, क्या इतना कितना असर है परिवारों का और दोस्त का। चलो आज कोई मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि अच्छा हम आर्ट्स लेके पढ़ेंगे, ऐसा करो तुम भी ले लो और साथ साथ पढ़ेंगे। और चौथी और सबसे छठी बात जो है, परिवार। ये हालांकि बहुत हद तक ये बात सही भी है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसका मार्क्स भी अच्छा आता है और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको आर्ट्स ही चुनना पड़ता है। उसके पीछे रीजन है, मतलब जो इनकम है वो थोड़ा सा सीमित है। और इन सभी चीज़ों के कारण परिवार का माहौल को भी देखते हुए क्या करना पड़ता है, उसको आर्ट्स सुनना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल है, जो ऐसे एग्जाम्पल में बच्चे आते हैं कि जिसके पास सोर्स, लिमिटेड सोर्स रहता है, लिमिटेड इकोनॉमिक जो है परिवार का रहता है, इसलिए वो क्या करता है, थोड़ा सा प्रयास करता है कि आर्ट्स लेके ही अपने जीवन को आगे, पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए। तो इन सभी कारणों से क्या करते हैं, बच्चे आर्ट्स लेते हैं। तो ये कारण तो सिर्फ ये था कि बच्चे आर्ट्स क्यों लेते हैं, बस ये कारण बताया। इसके बाद देखो अगला कारण क्या है, कि अगली बात ये है कि बच्चे आर्ट्स तो ले लिए, ठीक है, मान लीजिए बच्चे आर्ट्स ले लिए, तो क्या आर्ट्स लेने के बाद सीरियस होके क्यों नहीं पढ़ते। सबसे बड़ा रीजन यही है कि बच्चा आर्ट्स तो ले लिया, ठीक है आर्ट्स ले लिया, बहुत अच्छी बात है आपने ले लिया, लेकिन उस पर सीरियस होके क्यों नहीं पढ़ते। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। देखिए एक एक कारण के बारे में बात करते हैं। पहला क्या है, लक्ष्य का ना होना। बच्चे के सामने कोई भी लक्ष्य सामने नहीं रहता, आर्ट्स लेने के बाद वो एकदम रिलैक्स हो जाता, अच्छा अब तो कोई टेंशन नहीं, आर्ट्स ले लिया, बस जब एग्जाम आएगा जाके चुपचाप जाके पूरी करके दे देंगे एग्जाम, पास हो जाएंगे, डिग्री ले लेंगे, बल्ले बल्ले जिंदगी खत्म, यही सोचता है। दूसरी बात, लक्ष्य का ना होना। इसके बाद आर्ट्स पढ़ने के बाद क्या बनना है वही नहीं बनना, क्या क्या बनना चाहते हैं वही नहीं उसको पता है। और बिना लक्ष्य के पढ़ाई सिर्फ समय काटना बन जाता है। बिना लक्ष्य के पढ़ाई क्या हो जाता है, सिर्फ समय काटना बन जाता है। क्योंकि बिना, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, अगर हमको ये पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है तो कहाँ भटकेंगे, तो क्या हो जाता है, बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना समय काटने के बराबर हो जाता है। दूसरा कारण में बात करते हैं, आसान है। सबसे बड़ा कारण है, लोग समझता है क्या है कि बहुत आसान है आर्ट्स, क्या है बहुत आसान है, इतना आसान है ना कि समझो कि दाल भात चढ़ाएं खाएं और एकदम सो गए, बस इतना आसान है, यही समझता है।
इसके बाद 10th में सबसे बड़ा योगदान, अच्छा एक बात आप सच्चे से बताइए, ये बात आपके साथ भी घटित हुआ होगा कि जो बच्चे 10th में रहते हैं ना, या 1 to 10th की बात करें, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, कोई भी मतलब कहने का मतलब 95% ऐसा टीचर है 1 से 10 तक में कि बच्चे को ये दिमाग में हमेशा डालते रहते हैं कि आर्ट्स क्या है, बहुत आसान है, तुम कर लोगे। अब ये जब बच्चे के दिमाग में जाता है ना, तो उसके पास वो अर्जेंसी खत्म हो जाता है कि आर्ट्स को लेके, मतलब पता नहीं एक दिमाग में अलग सेटअप कर दिया जाता है लोगों के द्वारा या टीचरों के द्वारा, जो अभी 1 to 10th को पढ़ा रहे होते हैं, वो एकदम सीरियस ही नहीं लेते उस बात को लेके। अच्छा आर्ट्स, अरे कोई, अच्छा सर इतिहास कब पढ़ाओगे, कभी अगर कभी देखो 10th में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, कोई भी ट्यूशन में इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ रहा होगा बच्चा, वो अगर गलती से पूछ लिया मास्टर सर आर्ट्स कब पढ़ा रहे हैं आप, की बात पूछ लिया तो देखो आप सर हंस रहे, रे गधा कहीं का, आर्ट्स पढ़ेगा रे, साइंस अभी खत्म नहीं हुआ, मैथ खत्म नहीं, तुम आर्ट्स पढ़ेगा रे, एग्जाम आएगा तो बता देंगे ना आर्ट्स में क्या पढ़ना है, उतना ही पढ़ लेना पास हो जाओगे। बस यहीं से स्टार्ट होता है बच्चा का दिमाग में गलत फहमी। और ये डालता कौन है, टीचर, अपने फायदे के लिए। अब उन टीचरों को थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा जो ये बात मेरी सुन रही होगी या होंगे, कहेगा अच्छा मेरे बारे में ऐसे काहे बोल रहे हैं। तो ये सच है, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी इस बात को एग्री कर रहे होंगे, क्या ये बात सच है या झूठ है। क्या कोई भी ऐसा टीचर, बहुत सारा टीचर ऐसा है कि 1 to 10th में वो आर्ट्स पढ़ाना ही नहीं चाहता, बस जब एग्जाम आएगा बस बता देगा गाइड है, अच्छा ये ले लो, ये कर लो, इतना कर लो, बस हो जाएगा। कोई भी पढ़ाना आर्ट्स को नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ क्या, साइंस और मैथ। क्या दिखा दो मतलब 1 to 10th में अगर कोई भी ऐसा ट्यूशन क्लासेस है जो केवल और केवल आर्ट्स पढ़ाता हो, कोई नहीं मिलेगा तुमको। हाँ लेकिन ऐसा ट्यूशन बहुत जल्दी मिलेगा, केवल केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्लास 10th के लिए, मैथ का क्लास 10th के लिए, आर्ट्स का क्लास 10th के लिए कभी नहीं मिलेगा कोचिंग, ढूंढ के दिखा दो। क्यों, क्योंकि ऐसा माइंड सेट क्रिएट किया गया है। और इससे क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान है, ये अभी आगे चल के बात करेंगे। तो क्या सोच है, आसान वाली सोच। 10th के बाद बच्चों को लगता है कि ये बोल दिया जाता है कि आर्ट्स आसान है, पास होना पक्का है, और इस सोच में दिमाग में क्या हो जाता है, अर्जेंसी को खत्म कर देता है, और वे क्या करते हैं, पढ़ाई को बहुत हल्के में लेने लगते हैं। बड़ी समस्या है ये, सबसे बड़ी समस्या है ये। अब ये मैं इस पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस बीच में बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, और वो बच्चे से मैं पूछ रहा था कि भैया आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं, 11th 12th में आप एडमिशन ले लिए हैं, 11th भी नहीं पढ़े, 12th में आप एग्जाम का 6 महीना बाकी है, क्या आप पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं। तो कह रहे कि सर एग्जाम आएगा ना दिसंबर से जनवरी तक में, तो MBT गाइड खरीदेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। तो ऐसा सुन के ना हम विवश हो गए इस चीज़ को खोजने के लिए कि ऐसा ये माइंडसेट आया तो आया कहाँ से। इन्हीं पे मैं लगा हुआ था, और इसीलिए इस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी कारण को समझते हैं। पढ़ाई की सही आदत ना होना। आर्ट्स में भी गहराई से पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चों के पास क्या होता है, नोट्स बनाने, रिवीजन और प्रश्न को हल करने की आदत ही नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1 से 10 तक में आपको हर चीज़ का आदत लगा दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं किया जाता है। 1 से 10th में केवल और केवल आपको साइंस मैथ को ही लेके इतना बड़का चीज़ बना दिया है साइंस मैथ को कि भाई इससे अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। आर्ट्स को तो भाई कोई जगह नहीं उसका, उसके लिए कोई, अच्छा पूछे कभी सर से पास जाना, सर आर्ट्स का हम किस प्रकार नोट्स बनाएं, कैसे फेयर करें, क्या बात करते हो, ये सब क्या करने का क्या जरूरत है, साइंस का बनाओ। तो ऐसी बात है। तो इसके लिए शुरुआत से ही माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि उसके लिए कुछ करना जरूरत नहीं पड़ता, ना रिवीजन करता, ना नोट्स बनाता, ना प्रश्न को हल करता है। सबको यही लगता है कि एग्जाम आएगा, MBT गाइड पढ़ेंगे, आगे देख के एग्जाम आ जाएंगे। चौथा कारण है टीचर्स या परिवार से कम प्रेशर। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप साइंस लेते हो और अगर आप कॉमर्स लेते हो, तो टीचर और परिवार दोनों ही प्रेशर, अच्छा नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, पढ़ो जल्दी पढ़ो, या आज इतना देर पढ़ो, आज ये करो, आज वो करो, इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन आर्ट्स के बच्चे पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है। पूछा कभी क्यों? इसलिए उसको लगता है, शुरुआत से ही माइंडसेट ऐसा बैठाया हुआ है उसको कि लगता है कि एग्जाम के समय में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, चोरी कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, ऐसा करके रिजल्ट पास होना तय है। तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, आसान लगने लगता है। बच्चे इस सब्जेक्ट की गंभीरता को क्या करते हैं, आसानी से लेने लगते हैं, गंभीरता को और कम हो जाता है। लगता है कि अच्छा आराम से तो पास कर ही लेंगे, तो क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने का इतना डीप में। तो ये सब कारण है कि बच्चे आर्ट्स भी लेते हैं और लेने के बाद इसमें क्यों नहीं पढ़ते, तो ये कारण था।
आखिरी कारण की बात करेंगे। आखिरी कारण ये है कि दोस्त का असर, दोस्त का असर। अब कहता है कि आखिरी कारण में क्या कहता है कि दोस्त अगर पढ़ाई में सीरियस नहीं होता, अगर कोई भी दोस्त है, हमारा दोस्त है, तो पढ़ाई में सीरियस नहीं होता, क्या बोलते हैं, अच्छा अभी तो क्या करेंगे, अभी तो बहुत समय है, थोड़ा सा चिल करते हैं, माहौल को हल्का बनाते हैं, बाद में जाके इसको रिलैक्स करो, अभी बाद में देख लेंगे। तो जैसे ऐसे ही बच्चे जब धीरे धीरे माइंडसेट इसका ऐसा हो जाता है कि वो भी क्या करते हैं, आने वाले स्टूडेंट को भी यही बताते हैं कि अच्छा ऐसा है कि थोड़ा देर रिलैक्स करो, अभी अंतिम समय में क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये माइंडसेट क्रिएट हो जाता है, अभी थोड़ा सा क्या करना है, मौज मस्ती करना है, देख रहे हो मौज मस्ती करते हुए। आर्ट्स के स्टूडेंट यही इसलिए बड़ा फेमस है, लेकिन साइंस का ऐसा नहीं होता, वो सीरियस होता है, क्योंकि परिवार और टीचर दोनों इस पे क्या बनाए रखते हैं, प्रेशर। आर्ट्स के स्टूडेंट पे ऐसा प्रेशर नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो ये क्या था, कारण था, जो सीरियस नहीं होना सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, परिणाम की बारी आती है। अब तो 2 साल आपने पूरे मौज मस्ती से काटा है, 2 साल पूरे घूमा है, ऐश मौज किया है, रिलैक्स किया है। अब आया क्या, परिणाम, क्योंकि समय तो सबको लौटाता है। तो आप देखिए परिणाम क्या है, कैरियर ऑप्शन सीमित हो जाता है। मतलब आपका करियर बस सीमित रह जाता है। किस बात को लेके, देखिए, अच्छे पढ़ाई ना करने पर ग्रेजुएट में भी वीक रहना, जिससे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, और अच्छे मार्क्स ना आने पर क्या होता है, अच्छे कॉलेज में कोर्स जैसे लॉ, सिविल सर्विसेज, कोचिंग आदि जो भी है, उन सभी में क्या होता है, जो मौका क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो क्या होता है, इससे क्या होगा, करियर सीमित हो गया। अगर आप 12th में भी मौज मस्ती किए हैं, 12th में मौज मस्ती के बाद गए आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, देखा आपका कितना 40%, ठीक है भैया जाइए, एकदम लो कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, सबसे लो क्वालिटी का कॉलेज में। अब जाके आप वहीं पे पढ़िए, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या होगा, यही सब परिणाम आएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, मौज मस्ती किया, लोगों की बातें में रही है, जीवन कटी है आपकी। इसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में कमजोरी। अब अभी के दौर में देख लो, कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आर्ट्स का योगदान नहीं है। चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, उसमें तो बहुत बड़ा योगदान है। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, जीडी हो, जितने भी एग्जाम है सब में आर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। आप 11th 12th अगर ग्रेजुएशन अगर ठीक से 1 2 एक मतलब 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन अगर अच्छे से आर्ट्स अगर पढ़ लेते हो ना, तो आपके लिए क्या हो जाता है, करियर आसान हो जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। लेकिन अभी मेहनत नहीं करेंगे, जब सोचेंगे कि अच्छा नौकरी की बारी आएगी, तब जाके मेहनत करेंगे, तब जाके आपको लगेगा कि अच्छा ये है सिंधु सभ्यता, ये तो कभी हम देखे ही नहीं थे, लेकिन पूरे आपका सिलेबस ही वही है। तो इन सब चीज़ों से आपको जूझना पड़ेगा अगर आप ठीक से 11th 12th पढ़ते नहीं हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए लाइफ में मतलब अब क्या होता है, अब 11th 12th ग्रेजुएशन अगर आपका ठीक ठाक से नहीं गया, आप ठीक से नहीं पढ़े, पहले तो 11th 12th में लापरवाही किए आर्ट्स लेने के बाद भी, अब 11th 12th लापरवाही किए जिससे आपका ग्रेजुएशन में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, और जब ग्रेजुएशन में भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर आपको निराशा ही हाथ लगेगा, जैसे इसको लगा है। देखिए केवल और निराशा छोड़ के और कोई हाथ आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 11th 12th में भी मौज मस्ती काटा है और ग्रेजुएशन में भी मौज मस्ती काटा है, इसलिए आपको क्या हाथ लगेगा, निराशा। तो देखिए लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए क्या है नुकसान, ग्रेजुएट तक आते आते आपको मेहनत करने की आदत नहीं रहेगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बाकी में सीरियस स्टूडेंट बहुत पीछे रह जाते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जिससे और क्या हो जाता है, क्या काश 11th 12th और पर ज़्यादा ध्यान दिया होता। अब एक बात यहाँ पे और अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, अगर आप कभी आर्ट्स के स्टूडेंट को देखे होइएगा और कभी जो 11th 12th में साइंस और ग्रेजुएशन में जो अगर साइंस लेके जो पढ़ा है उसको देखे होइएगा, तो उसके मेहनत करने की क्षमता अलग अलग होती है। क्योंकि जो 11th 12th में जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो 8 घंटा 7 घंटा पढ़ने का उसको आदत रहता है, ताकि अगली बार जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें क्या होता है, जो भी जितना भी मेहनत करना होता है उसके पास बैठने का क्षमता होता है, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट का 1 घंटा पढ़ने का। अब बताओ जब ग्रेजुएशन आएगा तो मेहनत करने का आदत नहीं रहेगा, अब वो सोचेगा अच्छा मेहनत कर 2 घंटा हमसे बैठ लेने जाता है, तो कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालोगे, नहीं ना निकाल पाओगे। यही सब रीज़न है शुरुआती दौर से। देख रहे हो कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, 11th 12th अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो जीवन में कितना प्रॉब्लम आएगा, लाइफ लॉन्ग जो प्रॉब्लम आएगा वो आपको समझ देखना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अभी से 11th 12th से ही अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, चाहे आपका सब्जेक्ट जो भी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। ऐसा कोई फैकल्टी हम ये नहीं मानते हैं कि कोई साइंस वाला है तो बड़ा बड़का 30 मार्क खाना है, कोई कॉमर्स है तो थोड़ा सा लो है, कोई आर्ट्स है तो साफे गिरा हुआ है।
ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट पे बड़ी सम्मान से पढ़िए, अपने जो भी सब्जेक्ट है उसको सम्मान से रखिए, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। आप अपने सब्जेक्ट को आप अगर महत्व नहीं देंगे तो आपका सब्जेक्ट आपको कैसे महत्व देगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये परिणाम है। आगे देखिए, अब बच्चों का नज़रिया विषय के प्रति क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं कि बच्चों का नज़रिया विषय के प्रति क्या है। तो बच्चों का नज़रिया विषय के प्रति क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा समझिए। तो हिस्ट्री जो है ना, अगर आप हम बात करते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की, थोड़ी सी अगर बात करना तो आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी बेसिकली बात करते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की। तो हिस्ट्री जो है आपको क्या सिखाती है, सिर्फ जो है बीते हुए समय की कहानी नहीं है ये, बल्कि सिखाती है कि गलती को दोहराई नहीं जाए। जो पास्ट में हम लोगों ने गलती किया है उसको दोहराया वापस ना जाए। तो इस सब की बात कौन बताता है, इतिहास बताता है। क्या 1857 में जो हमने गलतियां की, क्या 1947 में से पहले अगर हम वही गलती करते तो क्या हम देश को आज़ाद करा पाते, नहीं ना। तो यही सब जो पहले जो गलतियां हुई, अब उस गलतियों को दोहराना नहीं, यही हमको क्या सिखाती है, इतिहास सिखाती है। तो तो इतिहास को इतना अर्जेंसी के साथ पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा यही है कि जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, थोड़ा सा उसको समझने का पड़िए, वो क्या कहना चाहती है, सब्जेक्ट में क्या है। इन सबों चीज़ को देखिएगा, तब जाके आप क्या कीजिएगा, अपने विषय के प्रति रुचि जगा पाइएगा। दूसरी बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को आप किस नज़रिए से देखते हैं हमको कोई मतलब नहीं है उससे, आप लेकिन आपका नज़रिया आपका बदलना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस क्या है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये बल्कि बताती है कि देश कैसे चलता है। आप अगर अभी जो एनसीईआरटी का हम सीरीज चला रहे हैं, 11th-12th एनसीईआरटी का जो सीरीज अभी चल रहा है यूट्यूब पर फ्री में, पूरा पूरा 12th का जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो है, इस सब्जेक्ट को लेके स्टार्ट किए हैं, चैप्टर से लेके, और वो पूरा चैप्टर, पूरा एनसीईआरटी का जो 12th का है पूरा हम फ्री यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर का हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ चुका है, राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती है जो हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, और दूसरे चैप्टर जैसे ही जल्दी आने वाला है, एक दल का प्रभुत्व जो है, एक दल के दौर का जो प्रभुत्व है वो आने वाला है। तो वो एनसीईआरटी आप थोड़ा सा पढ़ के देखिए, आपको इतना इंटरेस्ट जगेगा ना, पूछिए मत। क्योंकि ये पॉलिटिकल से पढ़ाई नहीं, पॉलिटिकल साइंस केवल केवल पढ़ाई नहीं, ये बल्कि ये बताती है आपको देश कैसे चलता है, कैसा संविधान लिखा गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको रुचि जगेगी तो आपको पढ़ने में भी आसान फील होगा, कि लगेगा कि हाँ नहीं, मज़ा आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वो दुनिया को समझने में पहली सीढ़ी है। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं पता होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि बिहार है, बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपदा, कैसे बाढ़ आती है, कैसे सुखाड़ आती है, कैसे समस्या है, कैसे क्यों बिहार में इंडस्ट्री जो है नहीं आ पाती है, क्या रीज़न है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पठार है, नदी कहाँ क्या है, नहीं है, सबको आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो सब्जेक्ट यहाँ पर नीचे में लगा हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए, और एक बार अपने नज़रिया को अपने सब्जेक्ट के प्रति बदलिए, और उस सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दीजिए जिस सब्जेक्ट से आप क्या कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे 12th कर रहे हो, चाहे 11th कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो पता चले कि हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, उसको पता ही नहीं कि सिंधु सभ्यता है क्या। तो ऐसे वाले स्टूडेंट आप मत बनिए। आप अपने सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट देके पढ़िए, ताकि दुनिया भी आपको, अभी अभी कुछ ही स्लाइड में मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिसका बैकग्राउंड ही आर्ट्स रहा है, और फिर भी वो देश के लिए कितना बड़ा बड़ा काम किया है, उसके बारे में आप जिक्र करेंगे आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, चलिए आ गया। ये आर्ट्स बैकग्राउंड के साथ साथ उन्होंने मेहनत करके अपने अब क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम किया, नाम बनाया। तो चले, पहला नाम है टीना दावी का। कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो आज इनको नहीं जानता होगा। ये आईएएस रैंक 1, आईएएस रैंक 1 2014-15 का यूपीएससी टॉपर रही है। इसका भी बैकग्राउंड आर्ट्स था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। तो क्या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, और इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो अपने सब्जेक्ट के प्रति रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ पढ़िए, तो जैसे इन्होंने पढ़ा। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है रोमिला थापर जी का। ये इतनी बड़ी इतिहासकार है प्राचीन भारत का कि इनकी सारी लिखी हुई बुक को यूपीएससी स्टूडेंट पढ़ते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये इन्होंने क्या किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, फिर लंदन में जाके पीएचडी की, और अभी ये जो प्राचीन इतिहास का किताब लिखती है, वो किताब को यूपीएससी स्टूडेंट जितने भी है वो जाके इनकी किताबों को पढ़ते हैं। तो ये है रोमिला थापर जी। तो इनका भी बैकग्राउंड क्या रहा? आर्ट्स रहा।
अगर इन्होंने अपनी सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को इतना महत्व नहीं दिया होता, इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया होता, तो क्या यह आज इन मुकाम तक पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। तो इन्होंने जिस प्रकार मेहनत किया, इन्होंने जिस प्रकार अपने सब्जेक्ट को सम्मान दिया और रिस्पेक्ट के साथ पढ़ी, उतना रिस्पेक्ट के साथ आपको भी इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अगला नाम देखिए। चलिए, इनके नाम से कौन नहीं वाकिफ होगा, सब लोग जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले है सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी रहा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? फिलॉसफी से बीए किया। इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा? सब जानता होगा सुभाष चंद्र बोस को। तो क्या किया? कलकत्ता से इन्होंने क्या किया है? फिलॉसफी से बीए किया है। इसके बाद दूसरा, अमर्त्य सेन का नाम सुनिए, नोबेल पुरस्कार विजेता है। अर्थशास्त्र में इन्होंने नोबेल प्राइज मिला है 1998 में। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस सब्जेक्ट में मिला है, तो अर्थशास्त्र में मिला है और 1998 में मिला है। ये भी क्या किए? ये भी क्या किए? जो इसका बैकग्राउंड भी क्या रहा? अर्थशास्त्र रहा। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो ये बुक का भी नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सोचा मैं फोटो लगाने की जगह ये भी बुक का भी डाल दूं, तो ताकि आपको याद रहेगा। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? अमर्त्य सेन की बुक है। तो इन सभी का भी बैकग्राउंड क्या रहा? आर्ट्स रहा है। देख रहे हैं अपने क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है इन लोग का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनको देखिए, किरण बेदी जी और मुंशी प्रेमचंद्र। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इन दोनों को नहीं जानता होगा। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी, इनका ही बैकग्राउंड क्या है? आर्ट्स रहा है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी देखिए, हिंदी साहित्य में महान लेखक है। ये दोनों के बारे में समझिए। तो देख रहे हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड होने के बावजूद भी कितना करियर स्कोप है। लेकिन क्या है, आप लोग बस बशर्ते आप लोगों को क्या है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अपने सब्जेक्ट के प्रति ईमानदारी दिखानी होगी, रिस्पेक्ट दिखानी होगी, तब जाके आप भी इन मुकाम को छू पाइएगा। इनसे मिलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका भी क्या रहा? संविधान निर्माता है। तो समझिए इनका भी बैकग्राउंड क्या रहा है? जो आर्ट्स ही रहा है। और अगला नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस अधिकारी, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो अमर्त्य सेन भी क्या रहे हैं? पहले आईसीएस अधिकारी रहे हैं। तो इन सब का बैकग्राउंड क्या है? आर्ट्स है। तो आपको भी हम यही कहते हैं कि अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, चाहे डजेंट मैटर, चाहे आप कौन से आर्ट्स लिए हैं, किस परिस्थिति में लिए हैं, कोई मतलब नहीं बनता उन सब चीज़ों का। बस यही है कि आप अपने सब्जेक्ट के प्रति ईमानदार रहिए, अपने सब्जेक्ट के प्रति पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तो केवल की बुक उठाएंगे और एक महीना पढ़ के खत्म करके, इससे क्या होगा? आपके करियर का स्कोप भी खत्म होता चला जाएगा और आपकी मेहनत की भी जो है, मेहनत करने की क्षमता भी धीरे धीरे खोती चली जाएगी। तो शुरुआत से मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। करियर स्कोप बहुत है, अभी हम दिखाएंगे क्या क्या करियर स्कोप है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आर्ट्स जो स्टूडेंट है, कमजोर आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, उसको हम यही कहना चाहते हैं कि अपनी सब्जेक्ट को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। आप किन परिस्थितियों में लिए आर्ट्स, कोई नहीं पूछेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए आप आर्ट्स सुना, आपने आर्ट्स सुना। मैं ऐसे स्टूडेंट, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने आर्ट्स लिया और आज एक अच्छी जगह सक्सेस है। और कौन पूछता है कि उसको 12th में काहे नहीं साइंस लिया? कोई मैटर नहीं करता, मैटर ही करता है कि आप सक्सेस है कि नहीं है। बहुत ऐसे मेरे ऐसे दोस्त हैं कि आज आर्ट्स लेने के बावजूद भी क्या है, वो एक सक्सेस है। तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है कि आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी, नहीं थी, इसलिए आपने आर्ट्स लिया। आपका 10th में नंबर नहीं आया था, इसलिए आपने आर्ट्स लिया, या अपने दोस्तों के कहने पर आर्ट्स लिया। कोई मैटर नहीं करता, बस मैटर यही करता है कि आप अपने सब्जेक्ट के प्रति ईमानदार रहिए और अपने सब्जेक्ट के प्रति हमेशा रिस्पेक्ट दिखा के पढ़िए उसको। और आप नहीं रिस्पेक्ट कीजिएगा तो कौन करेगा? अगर आप ही आर्ट्स के स्टूडेंट होकर आप बोलिएगा कि हम 10th एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, तो फिर दूसरा के पास क्या मैसेज आएगा? यही जाएगा ना कि बहुत आसान है। मेरा एक दोस्त है, दोस्त का हो या जूनियर का हो, उन्होंने क्या किया, आप कभी सोच पाइएगा कि आप अगर आर्ट्स लेके आप पटना जाके पढ़ लीजिए। आप 11th-12th आप आर्ट्स लिए हैं, आप जाके पटना आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप? आर्ट्स लेके घर पर नहीं पढ़ लेंगे, पटना जाए क्यों जरूरी पैसा खर्च करने का? ये माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। मैंने उनको देखा, वो मेरा जूनियर है, लेकिन आज भी वो भी अभी जॉब में है और मुझे थोड़ी सी भी संकोच नहीं आ रही है कि मुझे बहुत गर्व है उन पे कि उन्होंने क्या किया, 10th में पास करने के बाद 11th-12th में, क्योंकि उसको पता था कि हमको क्या करना है, उन्होंने आर्ट्स सुना और आर्ट्स सुनने के बावजूद भी क्या हुआ, 400+ नंबर लाया पटना जाके। तो ये सब काफ़ी इंस्पायर करता है लोगों को। लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्या हो चुका है, सब आर्ट्स के नाम से भागने लगते हैं, पढ़ना चाहते ही नहीं है।
चलिए देखिए, तो इसलिए कहते हैं कि आर्ट्स को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाओ। 11th-12th में 2 साल तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे कीमती साल है। अगर आज तुम इन सालों में किताबों को हल्के में लोगे तो आने वाले साल भी तुम्हारे किताब भी तुम्हें क्या करेंगे, हल्के मिलेगा। आर्ट्स कोई कमज़ोर बच्चे की चॉइस नहीं होती है, ये तो देश चलाने वालों और समाज बदलने वाले और इतिहास बनाने वाले की चॉइस है। बस इसको सोच के पढ़िए, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन लाइन है कि आर्ट्स कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। आर्ट्स क्या है, कोई भी कमज़ोर बच्चे की चॉइस नहीं होती, ये देश चलाने और समाज को बदलने की, इतिहास को बदलने की, इतिहास बनाने वाले की क्या है, चॉइस है। अब एक आपको हम एक ये बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक थोड़ा सा डेटा बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर 2012 से लेकर 2022 तक, ये बहुत मतलब कहीं गूगल पे भी नहीं मिलेगा आपको, ये हम ढूंढ के लाए हैं कि 2012 से लेकर 2022 तक साइंस और आर्ट्स दोनों ही, मतलब साइंस और आर्ट्स दोनों में बच्चे जो है पहले 31% साइंस रखते थे और उससे कम क्या रखते थे, आर्ट्स रखते थे। लेकिन अब देखिए कि ये बढ़ के 31% से बढ़कर लगभग 42%, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, बात नहीं, एक अच्छा एक मिनट बता दो। हाँ, यहाँ देख लीजिए कि पहले क्या होता था कि लगभग बच्चे जो है 31%, कितने परसेंट, 31% जो है बच्चे ऐसे होते थे जो क्या लेते थे, साइंस लेते थे। लेकिन अब ये 2012 से 2022 की अगर डेटा की बात करें तो ये कितनी बढ़ के हो गई है, लगभग 42% ऐसे स्टूडेंट है जो क्या ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, और लगभग 40% ऐसा स्टूडेंट है जो क्या ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं। तो देख रहे हैं इतना बड़ी तादाद में क्या हो रही है, लोग आर्ट्स को चुन रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन, समझे। तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा करियर क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। आगे देखिए, अब थोड़ी सी क्या है तुलना हम किए हैं इस बात को लेके कि, थोड़ी सी तुलना इस बात को लेके थोड़ा सा देखिएगा कि हमने क्या किया है कि थोड़े जो बीएचयू में जो मेरे मित्र है, जो मेरे जूनियर है, बीएचयू हो या फिर कुछ डीयू, जो भी मेरे मित्र है उसमें जो पढ़ के निकले हैं, उनसे हमने बात किया। तो हमने उनसे पूछा कि आपका भी तो ऑनर्स आर्ट्स ही रहा है, हिस्ट्री रहा है, पॉलिटी रहा है, किन्हीं का कुछ रहा है, 11th-12th भी आर्ट्स ही रहा है आपका बीएचयू का, तो आपने इतना सीरियस होकर क्यों पढ़ा। आप तो साल में एक बार ही घर आते थे, आपको कहते थे कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम है, मेरा ये है, प्रोजेक्ट है, ये है, वो है। तो उनसे भी मैंने बात किया, तो उनसे भी पूछा कि आप इतना सीरियस होकर कैसे पढ़ते थे। तो उन्होंने क्या बताया, जरा देखिए, हम इन स्लाइड में इनको रखने का प्रयास किए हैं कि प्रवेश की प्रक्रिया। सबसे पहले अगर आपको अच्छे स्टूडेंट, अच्छे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जैसे बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू में, उसके लिए क्या होना पड़ता है कि सबसे पहले एडमिशन में मेरिट लिस्ट, जैसे CUET जैसे ऑल इंडिया लेवल टेस्ट जो है के आधार पर होता है, और ये कट ऑफ बहुत हाई होती है। अक्सर 90% मार्क का मतलब यहाँ आने वाले स्टूडेंट ही पहले ही अकादमिक रूप से क्या होता है, काफ़ी मजबूत होते हैं। कहने का मतलब जो भी आदमी इन इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, इसका नाम है CUET, और इसका कट ऑफ काफ़ी हाई होता है, लगभग अगर आप मान लो कि 90% के आसपास। तो जो इतना मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति है कि उनको पता है कि हम इतना कर सकते हैं, मेरे मेरे कंट्रोल में ये सब चीज़ें हैं, तो वो क्या करते हैं, इन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और अपने सब्जेक्ट के प्रति क्या रहता है, काफ़ी ईमानदार रहते हैं। और बिहार वाले स्टूडेंट को इसकी तुलना देखिए, बिहार के आर्ट्स स्टूडेंट को बहुत ज़्यादातर BSEB मार्क्स के आधार पर क्या होता है, इंटर में एडमिशन होता है। कट ऑफ ज़्यादा सख्त नहीं होती है, और क्या होता है, एडमिशन पॉलिसी में क्या होता है, प्रतियोगिता की अपेक्षा अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती है। अब 10th में इन्हें क्या बोले, 3rd डिवीजन आया, आर्ट्स ले लो, 2nd डिवीजन आया, आर्ट्स ले लो, कमजोर है, आर्ट्स ले लो, मैथ से डर है, आर्ट्स ले लो, दोस्त ले रहा है आर्ट्स, तब भी ले लो, परिवार की थोड़ा इकोनॉमिक ठीक नहीं है, फिर भी आर्ट्स ले लो। तो क्या है, आसान है, आसान है, क्यों, क्योंकि सर लगता है कुछ नहीं है, आर्ट्स ले लेते हैं, थोड़ा डिग्री आ जाएगा, थोड़ा लोगों को ये लगेगा अच्छा हाँ इन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है। लेकिन ग्रेजुएशन तो क्या है, लेकिन ठीक से आज तक कभी जीवन में कलम नहीं पकड़ा ग्रेजुएशन में, स्पेलिंग कुछ तो ग्रेजुएशन का तो वो आता नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन कर लिया। तो ऐसे वाले स्टूडेंट कहाँ हैं, बिहार में। और हम यूं ही कहते हैं कि हमारा बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। देखिए कारण क्या है इतना पिछड़ा होने का। अगला देखिए, दूसरा पढ़ाई का वातावरण को समझिए। ये सभी बात मैंने उसके आधार पर की है जो उन्होंने बताया हमें। देखिए, पढ़ाई का माहौल, वातावरण, DU JNU
का डिस्कशन जो होता है, बेस लर्निंग होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है, सेमिनार्स में, वर्कशॉप में काम आम मतलब सेमिनार और वर्कशॉप तक आम बात है। वहाँ पे प्रोफेसर रिसर्च में एक्टिव और स्टूडेंट को क्या होता है, मोटिवेट करते हैं। लाइब्रेरी जो है और जो भी जितना भी फैकल्टी जितना भी चीज़ है ये सभी उनको वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा नहीं कि वो वहाँ के प्रोफेसर ये नहीं सोचा अच्छा ये तो साइंस का स्टूडेंट है तो अच्छा ऐसा करो जो तुम आर्ट्स पढ़ लेना, अब जो क्या कहते हैं एमबीडी गाइड आएगा वो पढ़ लेना, पास हो जाओगे। ऐसा तो वहाँ नहीं कर रहे। देख रहे हो कितना कुछ हो रहा है। मतलब डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है, सेमिनार्स होता है, वर्कशॉप मिलता है, प्रोफेसर को रिसर्च में एक्टिव रहता है, वहाँ के स्टूडेंट को भी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप भी रिसर्च कीजिए। लाइब्रेरी की सुविधा, इन सारी चीज़ों की सुविधा कहाँ मिलती है आपको, BHU JNU जैसे DU वाले स्टूडेंट को। चलिए बिहार में देखिए, बिहार में ज़्यादातर लेक्चर क्या होता है, आधारित पढ़ाई होती है। लेक्चर आधारित क्या होती है, पढ़ाई होती है। और यहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होती है। और यहाँ लेक्चर बेस्ड आया मास्टर बता दिया, हाँ ऐसे ऐसे ये हुआ तो बात खत्म, तुम्हारा सवाल क्या है मेरा जवाब क्या है, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कम डिस्कशन होता है। इसके बाद क्या है, रिसर्च और प्रोजेक्ट जो है प्रैक्टिकल एक्सप्लोर सीमित कर देता है। रिसोर्सेज क्या होता है, बुक जो है इस सब की भी कम जगह से सीमित होता है, मतलब रिसोर्स भी यहाँ पे कम है, बहुत सारी चीज़। अब कितना ऐसा 11th-12th का स्टूडेंट है जो बताइए कि रिसर्च करता है। यहाँ तो 11 आप 9th-10th में चल जाओगे, स्कूल में जाओगे, बोलिएगा कि रिसर्च करना हमको, थोड़ा सा चाबी दीजिए, तो बंद करके रखता है रूम, रिसर्चर रूम। उसको किसी को पता ही नहीं है, मास्टर ही नहीं है तो उतना जो बताएगा क्या रिसर्च करना है आपको। आगे देखिए, करियर का दृष्टिकोण क्या है, करियर का दृष्टिकोण समझिए इसको कि DU और JNU में क्या होता है, UPSC हो या फिर जो भी हो, मीडिया हो, रिसर्चर हो, NGO हो, जो भी करियर ऑप्शन हो, सब भी कुछ क्या होता है उसके पास पूरा बताया जाता है शुरू से कि आपके पास इतना सारा करियर का ऑप्शन है, आप चूज़ कीजिए, आप पढ़िए उसको लेके। तो बच्चा क्या होता है, पहले से ही एक्टिव रहता है। ठीक है, लेकिन बिहार में क्या होता है, बिहार में ज़्यादातर सरकारी नौकरी क्या होती है, तैयारी करने वाले लोग जो होते हैं, लोग जो होता है उसको करियर को विकल्प क्या होता है, काफ़ी कम होता है। और प्राइवेट सेक्टर पर क्या होता है, काफ़ी एक्सप्लोर कम होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी क्या होता है, काफ़ी कम ये है उसके पास ऑप्शंस। आगे देखिए, ये थोड़ा सा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है बिहार में और क्या है JNU में, स्टूडेंट में क्या अंतर है। ठीक है, इस चार्ट को आप समझ सकते हैं, पूरे ढंग से मैंने इस चार्ट को बनाया है। आगे बढ़ें, अब ये है, अब बात करते हैं कि सरकार की क्या नज़रिया है इस चीज़ों पे लेके। सरकार किस प्रकार से 11th-12th के आर्ट्स के स्टूडेंट हो, लड़की हो या लड़का हो, इसको किस प्रकार बढ़ावा मिल रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो जाए इसलिए स्पीड में देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, सरकार का नज़रिया क्या है, आर्ट्स को शिक्षा को लेकर समाज में प्रशासनिक सेवा के लिए महत्वपूर्ण मानना है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में क्या है, समान अवसर देना होता है। छात्राओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रोत्साहन देना। सरकार तो ये एक्चुअली सरकार क्या है, सरकार तो काम कर ही रही है कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, साइकिल मिले, जो भी हो, प्रोत्साहन राशि मिले, कपड़ा मिले, सब कुछ दे तो ही रहा है पढ़ने के लिए। लेकिन बच्चा क्या है, पढ़ ही नहीं पा रहा है। ध्यान क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसके पीछे रीजन तो बताए किए। शिक्षा में सुधार का कदम, नए सिलेबस NCERT पर आधारित पुस्तकें, डिजिटल क्लासरूम और कंटेंट, स्मार्ट क्लास योजना का विस्तार कर रहे हैं सरकार। क्यों, क्योंकि बच्चा 11th-12th में पढ़े ठीक से। इसके बाद क्या है, वित्तीय सहायता योजना, मुख्यमंत्री बाल बालिका प्रोत्साहन योजना में पोशाक व साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, मेधावी आर्थिक आधार पर दिया जाता है ताकि बच्चे क्या हो, इससे प्रोत्साहन मिले, तो थोड़ा सा बच्चे स्कूल आए, पढ़े, थोड़ा इस सब चीज़ों पे अपने करियर पे सीमित रहे। चलिए आइए, बिहार सरकार का नज़रिया के तहत एक बहुत अच्छा स्कीम बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। उस स्कीम को थोड़ा सा देखिए इसको बढ़िया से। क्या है स्कीम, स्कीम ये है कि डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना करने जा रही है कौन, बिहार सरकार, जिसमें राज्य भर में जितना भी टोटल विधानसभा है क्षेत्र में 243 में से डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जहां पर कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रतियोगिता परीक्षा और सामग्री और अन्य संसाधन उपलब्ध होंगे। यह 94 करोड़ रुपए की क्या पहल है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही छात्रों के लिए क्या होगा, अध्ययन सामग्री तक पहुंच आसान हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब सरकार क्या कर रही है, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का क्या डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का प्लान बनाई है, जिसमें 94 करोड़ रुपए की क्या है लागत से बनाया जाएगा। ये देखिए डिजिटल लाइब्रेरी के क्या क्या ये हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। टोटल 8053 जो है, टोटल सभी पंचायत बिहार में जितने पंचायत 8053, उन सभी पंचायत में क्या हो जाएगी, लाइब्रेरी खोली जाएगी। ठीक है, तो ये सरकार क्या कर रही है, छात्रों को बढ़ावा देने के लिए, पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए, अपनी स्किल को अपनी बढ़ावा देने के लिए, सभी के लिए क्या करे सरकार अपनी निरंतर योजनाएं बनाती जा रही है। अगला योजना है बिहार सरकार का जो है
प्रतिज्ञा योजना क्या है? प्रतिज्ञा योजना थोड़ा समझिए। प्रतिज्ञा योजना में क्या कहता है? नई मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत 11वीं और 12वीं के पढ़ाई के बाद युवाओं को प्रत्येक महीने 4,000 से लेकर 6,000 तक आर्थिक सहायता के साथ साथ इंटर्नशिप का अवसर दिए जा रहे हैं। यह योजना छात्रों के लिए व्यवहारिक अनुभव के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने का भी सहायता मिलेगा। ये सरकार की तरफ से ये योजना है। तो इन सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप ठीक ठाक से पढ़े रहिएगा। आप स्किल तभी सीख पाइएगा जब उसके पहले आप अपने कामों अगर अच्छा बताइए 11th-12th में आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की, आपने चीज़ों को गंभीरता से नहीं ली, तो क्या गारंटी है आपको इंटर्नशिप में आप उस चीज़ों को उतना ही गंभीरता से लेंगे? आप तो कहेंगे अच्छा 6,000 4,000 मिल रहा है, लेके खुश हैं, इंटर्नशिप गया, जाने दो जहाँ जाना हुआ। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। तो ये जो था ये हमने आज के जो क्लास किया है, आज सभी क्लासों में बस मुद्दा निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है। आपको मेन रूप से बताया जाए तो यही बात है कि आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार क्यों नहीं है। बस इसी बात के लिए आज ये जो क्लास लिया है मैंने, और इन्हीं बातों के लिए लिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, सब यही बोलते हैं कि भाई आर्ट्स है तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन कब? सबसे बड़ी बात ये है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज तक के जो